इस वीडियो में मैं 5 ऐसी किस्मती कहानियां साझा करूंगा जिन पर विश्वास करना कठिन है। नंबर 1, क्या आसमान में एक तूफान में फंसना और बचना संभव है? 14 फरवरी 2007 को ऑस्ट्रेलिया के छोटे से शहर मनीला में एक विश्व स्काईडाइविंग चैंपियन ईवा विश्का अपने खिताब का बचाव करने की प्रैक्टिस कर रही थी। उस दिन आसमान पूरी तरह से साफ था, लेकिन जब महिला आसमान में उड़ी तो मौसम तेजी से खराब हो गया और उसके चारों ओर बादल छा गए। ईवा ने जब अपने पैराग्लाइडर को नीचे जाने के लिए निर्देशित किया तो अचानक उसने महसूस किया कि एक भयंकर अदृश्य शक्ति 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसे पकड़ रही है। महिला तूफान के केंद्र में ऊपर की ओर उड़ रही थी। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसे क्लाउड सक कहा जाता है। इसमें नीचे से गर्म हवा अचानक ठंडी हवा में बदल जाती है। ईवा ने अपने चारों ओर देखा। वह समझ गई कि क्या हो रहा है। उसके चारों ओर बिजली चमकी और फिर वह पूरी तरह से काले अंधेरे में ढक गई। दबाव में अचानक परिवर्तन के कारण महिला बेहोश हो गई। वह महसूस नहीं कर सकी कि ओले उस पर गिर रहे हैं या नहीं। -50 डिग्री का तापमान उसकी त्वचा को बर्फ से ढक रहा था। अंत में ईवा लगभग जेट विमान की उड़ान की ऊंचाई 9,947 मीटर पर चूस ली गई। वहां इतनी कम ऑक्सीजन थी कि मानव शरीर जिंदा नहीं रह सकता। इसका मतलब था कि मृत्यु की लगभग 100% निश्चितता थी। फिर लगभग 1 घंटे बाद महिला को होश आया और उसने महसूस किया कि वह अब उल्टियां कर रही थी और पैराग्लाइडर के उतरने की गति 33 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई। लेकिन अचानक गिरावट धीमी हो गई और ईवा जहां से शुरू हुई थी वहां से केवल 60 किलोमीटर दूर उतरने में कामयाब रही। महिला का पूरा शरीर ओलों की चोटों से ढका हुआ था और उसके चेहरे, कानों और हाथ पैरों पर गंभीर निशान थे। विश्का के बचने की तुलना लगातार 10 बार लॉटरी जीतने से की गई थी। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। नंबर 2, 2019 के सितंबर में रविवार की सुबह 54 वर्षीय एक व्यक्ति ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के पास माउंट नेबो की छोटी पैदल यात्रा पर गया था। नील पार्कर ब्रिस्बेन हाइकिंग ग्रुप के एक अनुभवी सदस्य थे। माउंट पर हाइकिंग के लिए अपने साथ सभी आवश्यक उपकरण लेकर गया था। इसके अलावा आज वह नए रास्ते से हाइकिंग करने वाला था और किसी को बताया भी नहीं। अपनी चढ़ाई के 1 घंटे 40 मिनट बाद उसने झरने के पास पहाड़ पर एक परिचित चढ़ाई शुरू कर दी थी। अचानक किसी कारण से विश्वसनीय चट्टानें नील पार्कर के पैरों के नीचे खिसकने लगीं और वह नीचे की ओर गिर गया। वह व्यक्ति 6 मीटर नीचे एक उथली धारा में गिरा, जिससे उसका बायां पैर टखने के ऊपर से आधा टूट गया और उसकी बाईं कलाई कुचल गई। नील ने अपना सेल फोन जेब से निकालने की कोशिश की, लेकिन वह पानी में फिसल गया। तब पार्कर को एहसास हुआ कि वह न तो मदद के लिए किसी को बुला सकता है और न ही उसकी तलाश की जाएगी। उसके लिए एकमात्र विकल्प खुद बाहर निकलना था। नील ने अपने पैर में पट्टी बांधने के लिए अपने पैदल यात्रा के डंडे का इस्तेमाल किया और रेंगना शुरू कर दिया। हालांकि यह इतना कठिन था कि उसे हर मीटर पार करने के बाद आराम करना पड़ा। फिर भी पार्कर ने रेंगना जारी रखा। 2 दिन बाद सोमवार को जब नील पार्कर काम पर नहीं दिखा तो खोज अभियान शुरू हुआ। किसी को याद आया कि उस व्यक्ति ने पहाड़ों पर जाने की योजना बताई थी। मंगलवार सुबह तक हेलीकॉप्टर भेजा गया। बचाव दल ने एक व्यक्ति को एक नाले में देखा। वह अपने सिर के ऊपर कुछ रंगीन चीज लहरा रहा था। उसे हेलीकॉप्टर में चढ़ाया गया और अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने स्वीकार किया कि पैरों को जोड़ने के लिए डंडों से एक स्प्लिंट बनाना प्रतिभाशाली विचार था। नंबर 3, 21 नवंबर 1992 में हॉलीवुड सिनेमाग्राफर माइकल बेंसन और क्रिस डड्डी हवाई द्वीप पर पुओ नामक ज्वालामुखी शंकु को फिल्माने गए थे। हॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ पायलटों में से एक क्रेग होस्किंग उन्हें ज्वालामुखी के मुहाने पर ले जाने के लिए सहमत हुए। सक्रिय ज्वालामुखी के जिस क्षण वे क्रेटर के पास पहुंचे, हेलीकॉप्टर सीधे ज्वालामुखी में गिरने लगा। हर कोई मरने की तैयारी कर रहा था। हालांकि कुछ चमत्कार से हेलीकॉप्टर आग के लावा में गिरने से बच गया। इसके अलावा तीनों व्यक्ति दुर्घटना में लगभग सुरक्षित रहे। आपदा का दृश्य ठीक उसी स्थान पर स्थित था जहां ताजा हवा क्रेटर में बह रही थी, अन्यथा वे ज्वालामुखी द्वारा उत्पादित जहरीली गैसों से मर गए होते। इसके अलावा वे क्रेटर के शीर्ष से केवल 90 मीटर नीचे थे, इसलिए चीजें इतनी बुरी नहीं लग रही थीं। हालांकि उन्होंने जब ढलान पर चढ़ने की कोशिश की तो वे नुकीले गर्म पत्थरों से बुरी तरह घायल हो गए। हल्के से स्पर्श से पत्थर हिल जाते थे, इसलिए उन्हें हर सेकंड उबलते लावा में गिरने का खतरा था। मोटी गैसों और वाष्पों ने उन्हें कुछ भी देखने से रोक दिया। पायलट क्रेग होसिन चमत्कारिक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने में कामयाब रहे। बचाव दल को बुलाया गया। बचाव दल भी भाग्यशाली था कि उन्होंने पायलट को उसी दिन देख लिया और उसे रेस्क्यू कर लिया।
दूसरी ओर बेंसन और डड्डी दीवार पर फंस गए और अगली रात पीड़ा में बिताई। उनके नीचे 1000 डिग्री सेल्सियस पर उबलते लावा की आवाजें सुनते हुए अगली सुबह क्रिस डड्डी ने और ऊपर चढ़ने का साहस किया, लेकिन माइकल बेंसन ने इसे बहुत खतरनाक समझा और जहां वह था वहीं रुक गया। कुछ घंटों बाद एक मानव शरीर जैसा कुछ उसके पास से गुजरा और नीचे गिर गया। बेंसन मुश्किल से एक छोटे से किनारे पर टिका हुआ था। उसे यकीन था कि उसका दोस्त मर चुका है। बेंसन ने मूसलाधार बारिश में 2 दिन बिना भोजन के बिताए। जब आदमी को लगा कि वह अब और नहीं चल सकता, तभी एक बचाव जाल अचानक उसके पास आया जिसे एक हेलीकॉप्टर से उतारा गया था। इसके अलावा बेंसन को बताया गया कि उसके सभी दोस्त जीवित हैं। एक दिन पहले जो चीज उसके पास से उड़ी थी वह एक बचाव पैकेज था जिसे एक हेलीकॉप्टर से फेंका गया था। इस तरह तीनों को ज्वालामुखी दुर्घटना के 27 घंटे बाद सुरक्षित बचा लिया गया। नंबर 4, एक ब्रिटिश पैराशूटिंग प्रशिक्षक माइकल होम्स दिन में अपनी तीसरी छलांग की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने पैराशूट की दोबारा जांच की और अपने सहयोगियों से भी इसकी दोबारा जांच करने को कहा। माइकल ने अब तक लगभग 7000 सफल छलांगें लगाई थीं। उस दिन प्रशिक्षक को न्यूजीलैंड के टोपा शहर के ऊपर एक रैंडम उड़ान को शूट करना था। जब विमान 4600 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो स्काई डाइवर्स ने छलांग लगा दी। माइकल ने बेहतरीन तस्वीरें लेने के लिए दोस्तों के चारों ओर चक्कर लगाया और फिर अपना पैराशूट खोला। तभी अचानक माइकल एक हिंसक गोल घेरे में फंस गया। उसका मुख्य पैराशूट उलझ गया, इसलिए माइकल ने अतिरिक्त पैराशूट खोलने के लिए इस पैराशूट को अलग करना चाहा। किसी कारण से उसका कैनोपी अलग नहीं हो रहा था। वह चाकू से निलंबन रेखाओं को काटना चाहता था, लेकिन गिरने की गति के कारण वह अपने हाथों को ऊपर उठाने में असमर्थ था। माइकल मुश्किल से अपने अल्टीमीटर को देखने में कामयाब रहा और उसे एहसास हुआ कि वह हवा में 6 सेकंड से अधिक समय तक नहीं टिक सकता। माइकल होम्स जमीन पर गिर गया, लेकिन जब माइकल का दोस्त पास में उतरा तो उसने देखा कि होम्स एक ब्लैकबेरी झाड़ी में पूरी तरह से होश में पड़ा है। उस आदमी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका बायां पैर टखना फ्रैक्चर हुआ। जमीन पर गिरने के साथ साथ उसकी पसलियां भी टूट गईं। लेकिन अगर माइकल इतनी ऊंचाई से सीधे जमीन पर या पानी में गिरता तो मौके पर ही मौत हो सकती थी। यह एक संयोग था जिसने उसकी जान बचा ली। अंत में नंबर 5, डॉक्टर भी यह नहीं समझा सकते कि एक महिला कैसे जीवन में वापस आने में कामयाब रही। मई 1999 में एना बोगेनहोम, एक स्वीडिश रेडियोलॉजिस्ट, नॉर्वे में नर्विक के पास पहाड़ों में स्कीइंग कर रही थी। वह एक अनुभवी स्कीयर थी। वह पहले भी कई बार उन ढलानों पर जा चुकी थी और उसके साथ उसकी 2 सहकर्मी भी थीं। फिर भी इनमें से कोई भी उसे नहीं बचा सका। उस दिन एक दुखद संयोग था कि एना ने अपनी स्की पर नियंत्रण खो दिया और गिर गई। महिला एक जमी हुई धारा में अपनी पीठ के बल गिरी। उसके सिर से 20 सेंटीमीटर बर्फ की चादर टूट गई और आधा शरीर पानी में डूब गया। केवल पैर और हाथ सतह से ऊपर रहे। उसके सहकर्मी तुरंत उसकी मदद करने के लिए दौड़े, लेकिन महिला को बर्फ के जाल से बाहर निकालने में असफल रहे। उन्होंने बचाव दल को फोन किया। उसने 40 मिनट ऐसे ही बिताए, पूरी तरह से होश में और बचाव का इंतजार करते हुए। हालांकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गई और उसके सहकर्मी यह बताने में असमर्थ थे कि अन्ना अभी भी जीवित है या नहीं। बचाव दल को यह पता लगाने में 40 मिनट और लग गए। बर्फ को तोड़कर महिला को पानी से बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल लाया गया। उसके शरीर का तापमान इतिहास में सबसे कम -13.7 डिग्री सेल्सियस था। कुछ घंटों तक डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन महिला को कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि नॉर्वे जैसे ठंडे देशों में चिकित्सकों का नियम है कि मरीज की मौत की घोषणा करने से पहले उसे गर्म किया जाता है, इसलिए 100 से अधिक विशेषज्ञों की एक टीम ने 9 घंटे तक शिफ्ट में काम किया और अन्ना के शरीर के तापमान को सामान्य करने की कोशिश की। सामान्य स्थिति में वापस आने पर अचानक उसकी नाड़ी फिर से दिखाई देने लगी। यह बिल्कुल असंभव लग रहा था, लेकिन डॉक्टर आशावादी होने में जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। बोगेनहोम बहुत लंबे समय से मृत थी और मानव मस्तिष्क को बिना ऑक्सीजन के 20 मिनट के बाद अपरिवर्तनीय क्षति का अनुभव होता है। हालांकि अन्ना ने अगले 35 दिन वेंटिलेटर से जुड़े रहने के बाद होश में आए। यह अविश्वसनीय है, लेकिन उसके मस्तिष्क में कोई क्षति नहीं पाई गई थी। अन्ना के साथ जो हुआ वह एक मेडिकल चमत्कार है। मैंने आपको ऐसी कई कहानियां सुनाई हैं जो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या उन्हें महज एक संयोग से समझाया जा सकता है। देखने के लिए धन्यवाद।